हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने जो है आपका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और लास्ट टाइम हमने कितना कवर कर लिया था? हमने जो है लास्ट टाइम यहाँ तक कवर कर लिया था। तो आज हम क्या करेंगे, इससे आगे जो है चैप्टर को कवर करेंगे। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल वॉल। तो आपको पता लग गया था कि आपके सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है। तो आपको पता है कि सेल जो होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है। सबसे पहले जो सेल होता है उसके बाहर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, आउटर कवरिंग। बीच में क्या होता है, सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, एक फ्लूइडी मटेरियल, लिक्विड, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो आपके जो सेल की स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो आउटर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये जो सेंटर में है उसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या है, आपके सेल की स्ट्रक्चर होती है। अब आज हम स्टडी करेंगे वो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एक तो हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो सेल के बाहर की कवरिंग होती है ना, सेल वॉल, एक तो हम उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बीच में यानी कि सेल के बीच में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और जो सेल के यानी कि बीच में न्यूक्लियस के और यहाँ पर क्या है, बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म। तो आज हम उनके बारे में जो है स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो सेल वॉल है, ठीक है। अब आप एक साइड जो है ये आपकी सेल बना लो, और सेल के बाहर जो सेल वॉल है वो किससे मिलके बनी हुई होती है। इन्होंने बोला है प्लांट सेल, जो प्लांट के सेल होते हैं, जैसे कि प्लांट के अंदर जो सेल्स होते हैं, ठीक है। इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होती है प्लांट सेल्स के अंदर, बाहर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होती है, ठीक है। और एक और अनदर रिजिड यानी कि हार्ड जो है आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसको कि सेल वॉल कहा जाता है, ठीक है। ये क्या है, आपका सेल है, ठीक है। ये क्या आपका सेल है। सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो है यहाँ पर क्या, एक सेकेंड, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या प्रेजेंट है, एक हार्ड, बिल्कुल हार्ड जो है रिजिड कवरिंग, जिसको क्या कहा जाता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। उसके बाद जो सेल वॉल है लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है, ठीक है। तो जो आपकी ये सेल वॉल है वो कहाँ पर है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड पर होती है। तो सेल वॉल कहाँ है, सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। जो ये सेल वॉल होती है ना, जो ये बाहर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की कवरिंग, तो ये जो सेल वॉल है वो किससे मिलके बनी होती है, सेल्यूलोज से मिलके बनी हुई होती है, ठीक है। किससे मिलके बनी हुई होती है, सेल्यूलोज से मिलके बनी हुई होती है। तो जब ये प्लांट की लीव्स को यानी कि प्लांट की लीव्स या घास को कौन खाते हैं, जब एनिमल्स खाते हैं ना, तो ये जो सेल्यूलोज है उनके अंदर डाइजेस्ट नहीं होता, उनके अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, उन कैटल के अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज बताई आपको, कि आपको पता है कि जो भी एनिमल्स होते हैं, कुछ कैटल हो गई, डियर हो गई, वो प्लांट्स को खाते हैं। तो प्लांट्स के अंदर क्या होती है, बाहर आउटर कवरिंग जो होती है उनकी, वो सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। तो काऊ या फिर बफेलो खुद जो है इस सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो उन काउज या बफेलोज के पेट में, स्टमक में रूमिनेंट नाम का एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं उनके पेट में, क्योंकि ये सेलुलोज चला जाता है घास के साथ उनके पेट में, तो वो सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है। और उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, कुछ बैक्टीरिया जो उनके रूमिनेंट में प्रेजेंट होते हैं। अब जो आपका है नेक्स्ट जो है वो सेलुलोज क्या है, सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। सेलुलोज क्या है, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ठीक है। सेलुलोज कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, जो कि क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड स्ट्रेंथ टू प्लांट। आपको पता लग गया, ये सेल है, सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल है, जो कि सेलुलोज से मिलके बनी हुई होती है। और ये सेलुलोज क्या करता है, प्लांट को स्ट्रेंथ देता है, प्लांट्स को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। व्हेन अ लिविंग प्लांट, जब भी क्या होते हैं, लिविंग प्लांट जो प्लांट सेल होते हैं, जब पानी को वो लूज कर देते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, तो जो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में करवाया था, ठीक है, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक बताया था ना आपको, हाइपरटोनिक और यानी कि हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक की कंडीशन में क्या होता है, हाइपोटोनिक की कंडीशन में जब सेल के हाइपोटोनिक
टॉनिक, ठीक है। तो जब सेल के बाहर क्या होता है यानी कि एक्सटर्नल मीडियम में वाटर ज़्यादा होता है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ये पानी क्या है सेल के अंदर मूव कर जाता है, और जब सेल के अंदर ये पानी जाता है तो सेल क्या हो जाता है, फूल जाता है, स्वेल हो जाता है, ठीक है। और जब क्या होगा, सेल के अंदर पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है और सराउंडिंग में पानी कम होता है, तो सेल से सारा पानी सराउंडिंग में चला जाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और इस केस में जब पानी सेल से निकल जाता है तो आपका सेल क्या है, श्रिंक हो जाता है, ठीक है, बर्स्ट हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। तो यहाँ पर कौन कौन सी कंडीशन मेंटेन हो रही है, सबसे पहले तो ये लूज़ कर रहा है वाटर को, हाइपरटोनिक कंडीशन हो रही है कब, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से, ठीक है, जिससे कि सेल क्या है, श्रिंक कर जाता है। और एक केस में ऐसा होता है कि आपका जो सेल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो इसी फिनोमिना को, यही जो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक कंडीशन होती है ना, इसी को ही प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमिना बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे इन फिनोमिना को कैसे, बाय फॉलोइंग एक्टिविटी से। हमने क्या करना है, हम जो है अभी ये पता लगाएंगे कि जो लिविंग सेल होते हैं, लिविंग सेल होते हैं, ठीक है, जो लिविंग सेल होते हैं और जो डेड सेल होते हैं, ठीक है, क्या दोनों के दोनों पानी को एब्जॉर्व कर लेते हैं, क्या दोनों के दोनों के अंदर यानी कि हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक कंडीशन दोनों सेल के अंदर होती है, लिविंग के अंदर भी होती है, डेड सेल के अंदर भी होती है, क्या इन दोनों के अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो हम इसके बारे में पता करेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, माउंट द पिल ऑफ रोयो लीफ, यानी कि हम क्या करेंगे, एक रोयो लीफ की हम जो है एक पत्ती की यानी कि ऊपर वाली पिल ले लेंगे, छिलक ले लेंगे, ठीक है, जिसको हम क्या करेंगे, पानी के अंदर लेंगे और उसको स्लाइड में डाल देंगे, ठीक है। हमने एक पानी में सबसे पहले लीफ डाली, उसको भिगो लिया, फिर उसके बाद उस पत्ती को हमने क्या करा, इस स्लाइड पर जो है वो डाल दिया, ठीक है, इस पत्ती को हमने जो है स्लाइड पर रख दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पत्ती के सेल्स को ऑब्जर्व करेंगे, कहाँ पर, माइक्रोस्कोप के अंडर, ठीक है। कौन से माइक्रोस्कोप में, हाई पावर माइक्रोस्कोप में। तो आपको जब भी ये पत्ती दिखेगी, आप इस पत्ती को जब माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, उसके अंदर एक ग्रीन कलर का ग्रैन्यूल्स, ठीक है, जिसे कि क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है लीफ के अंदर, आपको पता है ना कि इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है, जहाँ पर प्लांट अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला आपको, एक सेल में जब आपने यानी कि आपने लीफ ली, उसके अंदर पानी के अंदर में डिप कर दिया उसको, उसके बाद आपने उसे स्लाइड पे जब ऑब्जर्व करा तो आपको ग्रीन कलर का ग्रैन्यूल दिखा, ठीक है, जो कि क्लोरोफिल था। उसके बाद आपने जो है उसी स्लाइड पर क्या करना है, एक सॉल्यूशन डाल देना है। सॉल्यूशन किसका, या तो शुगर का सॉल्यूशन डाल दो, यानी कि एक पानी लिया उसके अंदर आपने चीनी डाल दी, वो हो गया शुगर का सॉल्यूशन। एक पानी लिया उसमें आपने नमक डाल दिया, वो हो गया आपका सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। या तो आप क्या करो, शुगर सॉल्यूशन डाल दोगे इस स्लाइड पर, या फिर आप सॉल्ट सॉल्यूशन डाल दोगे, ठीक है, कोई भी एक सॉल्यूशन आपने डाल दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, वेट फॉर अ मिनट, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ और फिर उसको ऑब्जर्व करो अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको इस केस में ये देखने को मिलेगा कि जो सेल्स हैं उनके अंदर फंक्शनिंग हो रही है, ठीक है। जब आप इस सेल को ऑब्जर्व करोगे, इस पत्ती को ऑब्जर्व करोगे ना माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो सेल है वो क्या करते हैं, वही इनके अंदर हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक जो प्रोसेस होती है वो चल रही होती है, क्योंकि ये लिविंग सेल होते हैं, ठीक है। इनके अंदर दोनों कंडीशन देखने को मिलेगी, हाइपरटोनिक भी और हाइपोटोनिक भी। ये मेरे को दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है ना आपको कि हाइपोटोनिक क्या होता है और हाइपोटोनिक क्या होता है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन की वाटर जो सेल यानी कि यहाँ पर क्या होता है, एक बार तो वाटर को लूज कर रहा है, श्रिंक हो रहा है, ठीक है, और एक बार वाटर को लेके गेन कर रहा है और यानी कि फूल जाता है, स्वेल हो रहा है। तो ये दोनों कंडीशन जो है देखने को मिल रही है, और वो किस केस में देखने को मिल रही है, लिविंग सेल में। अब हमने दूसरी एक्टिविटी परफॉर्म करी, जिसमें हमने क्या करना है, ये जो रियो की लीव्स है ना, इस पत्ती को आपको एक गर्म पानी में डाल देना है। इस पत्ती को आपने क्या कर दिया, बॉइलिंग वाटर में ऐड कर दिया। ये पत्ती जो है इसकी आपने इस पील को आपने कहाँ डाल दिया, बॉइलिंग वाटर में। जब भी आप इस बॉइलिंग वाटर में यानी कि गर्म पानी में इस पत्ती को डालोगे तो जो यहाँ पर सेल होते हैं इस पत्ती के, वो डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। जब आप इस पत्ती को अब माइक्रोस्कोप के अंडर देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको इस कंडीशन में ना तो यानी कि कोई भी सेल की
एक्टिविटी नहीं दिखेगी, ना ही कोई हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दिखे, हाइपोटोनिक एक्टिविटी दिखेगी, ना ही हाइपरटोनिक। ना तो सेल क्या कर रहे होंगे, पानी को एब्जॉर्व कर रहे होंगे, ना ही सेल जो है उसको पानी को बाहर निकाल रहे होंगे। ठीक है, ये एक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि डेड सेल्स में ये फंक्शन परफॉर्म नहीं होता, डेड सेल में नहीं होती प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, इस प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं, और प्लाज्मोलिसिस जो है वो डेड सेल में नहीं होती। ठीक है, तो यही बताया गया है कि जो सेल वॉल है, एक एक्टिविटी में आप यहाँ पर आपको क्या कहा गया है, व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इन एक्टिविटी से आपको क्या पता लगता है। इट अपीयर दैट ओनली लिविंग सेल, आपको यही पता लगा है ना, सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल के अंदर ही प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस हो रही है, लेकिन डेड सेल के अंदर प्रोसेस नहीं हो रही। ठीक है, तो जो सेल वॉल होते हैं वो परमिट करते हैं सेल, यानी कि जो सेल के बाहर सेल, ये जो प्लांट के, ये क्या है, प्लांट सेल है। ठीक है, इसके बाहर जो सेल वॉल है वो क्या परमिट करती है कि जो ये सेल वॉल होती है ना, यहाँ पर ये क्या है, प्लांट की सेल हो या फिर एनिमल की सेल हो, ये सेल वॉल जो होती है वो क्या करती है, सारी कंडीशन में यहाँ पर इसको बचा के रखती है। चाहे तो यहाँ पर हाइपरटोनिक कंडीशन हो जाए, चाहे हाइपोटोनिक कंडीशन हो जाए। ठीक है, जब क्या हो जाता है, बाहर एनवायरनमेंट में पानी ज़्यादा हो जाता है और सेल में पानी कम होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी ये क्या करती है, यानी कि सेल को बचा के रखती है। ठीक है, सेल को टूटने नहीं देती, सेल को ख़राब होने नहीं देती। कौन नहीं देती? सेल वॉल। ठीक है, तो यही बोला है इसने कि जो सेल वॉल है वो सेल को, यानी कि प्लांट के सेल को, फंगी के, बैक्टीरिया के, इन सब को बचा के रखती है। जब यानी कि आपके एक्सटर्नल में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, सेल के बाहर पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो सेल को बिना बस्ट किए ये क्या करके रखती है, सेल को मेंटेन करके रखती है। या फिर इस कंडीशन में जब ये क्या करती है, बिना बस्ट किए, जब क्या होगा, एनवायरनमेंट में पानी ज़्यादा हो जाता है, तो सेल वॉल क्या करती है, हेल्प करती है कि ये एनवायरनमेंट से पानी जो है सेल के अंदर आ जाए बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस, और सेल जो है वो स्वेल हो जाता है। जब मीडिया यानी कि एनवायरनमेंट से पानी जब सेल में जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, और जब सेल फूल जाता है तो वो क्या करता है, प्रेशर लगाने लग जाता है वॉल के ऊपर। ठीक है, ऐसा ये क्या करता है, प्रेशर डालने लग जाएगा वॉल के ऊपर, और ये जो सेल वॉल है वो सेल के ऊपर प्रेशर डालने लग जाएगी। ऐसे ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे पर प्रेशर डालने लग जाते हैं, जिससे कि वो जो हैं एक दूसरे को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो आपको यही बोला गया है कि जो वॉल है वो क्या करेगी, एग्जर्ट करेगी प्रेशर इक्वल ही। ठीक है, अगेंस्ट द स्वोलन वॉल। तो बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स की वजह से सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, जितने भी चेंजेस होते हैं ना उसके अंदर भी खुद को मेंटेन करके रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा आई होप। उसके बाद है नेक्स्ट आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में आपको बताना है, न्यूक्लियस कैसे हम बताएंगे न्यूक्लियस की। अब हमें क्या करना है, हमें एक सेल में से न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करना है, तो हम वो कैसे करेंगे। देखो, हम सबसे पहले हम एक टेम्परेरी माउंट लेंगे, किसका, अनियन की पिल का। वही जैसे हमने सेल को ऑब्जर्व किया था ना, किस में से, प्याज की जो ऊपर की वाइट कलर की झिल्ली होती है, पिल होती है, हमने वो पिल लेनी है वाइट कलर की। ठीक है, और उसको हमने स्लाइड के ऊपर रख देना है, और ये वाली पिल को हमने क्या करना है, स्लाइड के ऊपर रख देना है। और उसके बाद जब आपने इसके स्लाइड के ऊपर आपने ये वाइट कलर की जो है पिल रख दी अनियन की, ठीक है, उसके बाद आपने जो है इसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाल देना है। आयोडीन सॉल्यूशन किस लिए डाला जाता है, ताकि इसमें कलर आ जाए, ताकि आपको सेल जो है आपका वो स्टेन हो जाए। ठीक है, सेल जो है अगर आप माइक्रोस्कोप में देखो तो वो स्टेनिंग होने से ना, कलर आने से आपको ईजिली जो है हर पार्ट्स सेल के विजिबल हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास आयोडीन सॉल्यूशन ना हो तो आप जो है सर्फ एक होता है, यानी कि सैफ्रानिन, हाँ सैफ्रानिन सॉल्यूशन होता है एक। ठीक है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो स्टेनिंग पर्पज़ के लिए। ठीक है, स्टेन करने से आपको जो है हर एक पार्ट विजिबल हो जाता है, इसलिए सैफ्रानिन सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपने इसमें सैफ्रानिन डाल दिया। उसके बाद आप क्या कर रहे हो कि आपको इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, वो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सेंटर में, आप उसकी स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हो कि इस न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या क्या देखने को मिला इस केस में, जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो कैसा होता है मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर न्यूक्लियस, देखो जब हम माइक्रोस्कोप में न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमें न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर कैसी विजिबल होती है। सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस जो होती है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होती है, वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, जिसकी वजह से, क्योंकि वो डबल मेम्ब्रेन होती है, उसको न्यूक्लियर एनवलप कहा जाता है। ठीक है, ये जो इसकी स्ट्रक्चर है कुछ इस टाइप से होगी जैसे मैं बना रही हूँ। ये देखो, इसकी स्ट्रक्चर जो है कुछ इस टाइप से होगी। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है।
ये न्यूक्लियस कहाँ है, सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और बाहर क्या होता है न्यूक्लियस के, ये क्या है आपकी कंप्लीट सेल की स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या आपका सेल है, बीच में क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या है सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना बाहर सेल के, तो ये क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक है। अब एक बात और याद रख सकते हो आप इससे, देखो साइटो से मतलब क्या होता है सेल, ठीक है, और प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड, तो यानी कि सेल का लिक्विड, तो वो कहाँ प्रेजेंट है, सेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। इतना समझ आ गया। उसके बाद हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की, तो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये जो है कुछ इस टाइप की होगी, ठीक है। ये इसके बीच में जो है ये पोर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए मैं यहाँ से इसको थोड़ा रब कर रही हूँ, ठीक है। ऐसे जो हैं पोर प्रेजेंट होते हैं, ये देखो अब समझ आई आपको कि इसकी जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस की वो 2 मेम्ब्रेन होती है, इसी वजह से इसे न्यूक्लियर एनवेलप कहा जाता है। ये क्या हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप होता है, ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप कहा जाता है। बाहर वाली मेम्ब्रेन को कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो बाहर वाली स्ट्रक्चर होती है उसे कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप राइट कर लेना इसको, ठीक है। उसके बाद जो है इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, जैसे कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है वैसे ही इसके न्यूक्लियस का जो लिक्विड प्रेजेंट होगा उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अब न्यूक्लियो से मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस, और प्लाज्म से हो गया यानी कि न्यूक्लियस का लिक्विड, तो ऐसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक है। उसके बाद जो है बीच में सेंटर में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, यहाँ पर जो है इसके वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ठीक है, समझ आ गई। ये जो है इसके पार्ट होते हैं। उसके बाद जो है इसी न्यूक्लियस, ये जो आप इसका जो ये सेंटर में ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है ना, ये लिक्विड है जो न्यूक्लियस के, वहाँ पर जो होती है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे कि क्रोमेटिन कहा जाता है। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है क्रोमेटिन, ठीक है। ये होती हैं क्रोमेटिन, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। और ये जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस के अंदर जो है क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के बारे में आप आगे पढ़ोगे, और इन राइबोसोम्स का क्या काम होता है, ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये राइबोसोम्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये जो है न्यूक्लियोलस के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, और किस चीज़ में हेल्प करते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले क्या आती है, बाहर की मेम्ब्रेन जिसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद जो है हम बात करेंगे फिर अंदर की स्ट्रक्चर में के बारे में, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोलस कहा जाता है, यानी कि जो अंदर फ्लूइड होता है जिसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। जो अंदर प्रेजेंट होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। न्यूक्लियोलस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम, जो जिनका क्या काम होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया। ये क्रोटीन नहीं है, क्रोमेटिन है, ठीक है, क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और इसी में ही इसके जो ये फ्लूइड है न्यूक्लियस के उसमें कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे क्या कहा जाता है, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन, ठीक है, क्रोमैटिन कहा जाता है। देखो अब जब भी सेल ना डिवाइड करते हैं, तो अब मैं आपकी ये है मैं आपके यहाँ से इरेज कर देती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है आपका, ये इरेज करने से, ठीक है, फटाफट हम ये इरेज कर देते हैं साइड वाला पोर्शन, ताकि मैं आपको सेल के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो यहाँ पर देखो अब आपको नेमिंग पता लगी ना इस सेल की, हाँ देखो अब आप कि क्या क्या होता है, जब भी सेल, एक सेल से तो पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता, ठीक है, हमेशा ये बात याद रखना कि एक सेल से कभी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता। तो सेल क्या करते हैं, सेल डिवीज़न होती रहती है एक सेल के अंदर, ये एक आपका जो सेल है उसके अंदर फर्दर सेल डिवीज़न होगी और बहुत सारे सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते रहते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेल डिवीज़न। जब भी सेल डिवीज़न होगी, एक सेल से जो है 2 सेल प्रोड्यूस होते हैं, एक सेल से क्या प्रोड्यूस होंगे, 2 सेल प्रोड्यूस होंगे आपके सिर्फ एक टाइम पर, ठीक है। फिर फर्दर डिवीज़न होगी और भी फिर सेल प्रोड्यूस होंगे, ऐसे जो है सेल डिवीज़न होती है, ठीक है। तो जब भी सेल डिवीज़न होती है आपकी, तब क्या होगा, जो ये क्रोमेटिन है ना, जो यहाँ पर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है क्रोमेटिन, ये क्या करते हैं, ये जो हैं अब
क्रोमोसोम की फॉर्मेशन हो जाती है। ये अब जो है आपको ऐसे विजिबल होने लग जाएंगे, कुछ दिख रही है ना स्ट्रक्चर की, कैसे दिखने लग जाएंगे अब आपको ऐसे, ये जो है ऐसे बन जाते हैं। कब होता है क्रोमोसोम की फॉर्मेशन, कब होती है, जब जो है सेल डिवाइड होते हैं, सेल में जब डिवीज़न होगी तो ये क्रोमेटिन स्ट्रक्चर कैसे बन जाएंगे, क्रोमोसोम बन जाते हैं। और ये क्रोमोसोम जो है वो किस किस से मिलके बने होते हैं, ये मिलके बने होते हैं डीएनए से और जीन से, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। इतना समझ आ गया आपको न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर पता लग गई। फिर न्यूक्लियस क्या के अंदर जो ये क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उसके फ्लूइड के अंदर, न्यूक्लियस के फ्लूइड के अंदर जब भी सेल डिवाइड करता है तो ये क्रोमेटिन क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम बन जाते हैं, ठीक है। ये समझ आ गया। अब चाहो तो ये सारे पॉइंट्स जो है वीडियो को दोबारा से बैक करके और लिख सकते हो अपनी नोटबुक में। देखो अब स्टार्टिंग से वही जो मैंने चीज़ें बताई आपको कि न्यूक्लियस की डबल लेयर्ड होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ पोर्स, हाँ मैं आपको एक पॉइंट बताना भूल गई कि ये जैसे मैंने आपको बनाई थी ना ये स्ट्रक्चर की न्यूक्लियस, ये क्या है आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर जो होती है मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, पोर प्रेजेंट होंगे ऐसे, ये क्या है, पोर प्रेजेंट होते हैं। तो ये पोर, इनका काम क्या होता है, ये क्या है, पोर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, बाहर जो है सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इन पोर की हेल्प से जो ये सेल का साइटोप्लाज्म है और यहाँ पर जो न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है, इनके अंदर जो है मटेरियल एक्सचेंज होता है इस पोर की हेल्प से, ठीक है। जो न्यूक्लियस में ये पोर प्रेजेंट है ना, इनकी हेल्प से जो साइटोप्लाज्म का मटेरियल और ये न्यूक्लियोप्लाज्म, इनमें क्या होता है, मटेरियल जो है एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, किसमें हेल्प करते हैं कि जो भी मटेरियल है वो क्या होगा, न्यूक्लियस से आ सके और न्यूक्लियस में जा सके, ठीक है। समझ आ गया कि कहाँ पर पोर प्रेजेंट होता है और क्या फंक्शन होता है। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी उसके अंदर कुछ पोर प्रेजेंट होते हैं जो क्या हेल्प करते हैं, जो किस चीज़ में हेल्प करते हैं कि जो मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर जा सके और बाहर आ सके, ठीक है। बाहर कहाँ, यानी कि साइटोप्लाज्म में। फिर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। वो कब होते हैं, मैंने बताया था ना कि वैसे जो न्यूक्लियस के लिक्विड के अंदर क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल ऐसे इंटेंगल्ड होगी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। जब ये क्या करता है, सेल डिवीज़न हो जाती है तो आपको जो है वो जो क्रोमेटिन है वो क्या होगा, क्रोमोसोम की फॉर्मेशन जो है दिखने लग जाएगी जब सेल डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या बोला गया है कि जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, क्रोमोसोम को कंटेन करता है जो कि विजिबल होते हैं रोड शेप के, और कब दिखेंगे, जब क्या होगा, सेल डिवाइड होगा, ठीक है। क्रोमोसोम के पास कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, क्रोमोसोम कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट। मैंने आपको बताया था ना कि जो ये क्रोमोसोम होते हैं वो डीएनए से और जीन से, ठीक है, इन सब से मिलके डीएनए से और प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं। तो जो ये डीएनए है ना, ये क्या होता है, इसकी फंक्शनल यूनिट होती है जीन। जीन का काम क्या होता है कि जैसे आपको बोला जाता है ना कि आपके अंदर आपके पेरेंट्स के कुछ करेक्टर्स आए हैं, तो जीन क्या करता है, कुछ जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेकर जाता है, ठीक है, किसकी फॉर्म में, डीएनए की फॉर्म में, ठीक है। तो जीन का क्या काम है कि जो भी करेक्टर्स हैं आपके, करेक्टर्स एक जनरेशन से आपके पेरेंट्स से बच्चों में जो आते हैं ना, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाने का काम किसका होता है, जीन का होता है, ठीक है। तो यही बताया गया कि जो करेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से नेक्स्ट यानी कि जनरेशन में जाते हैं, किसकी फॉर्म में, डीएनए की फॉर्म में जाते हैं। और फिर डीएनए की आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है जो क्या होती है, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और जो आपका क्रोमोसोम है मैंने आपको बताया जो किससे मिलकर बना होता है, डीएनए से और प्रोटीन से, ठीक है। और डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो उस जो भी सेल को बनाने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो उसको भी कंटेन करता है, ठीक है, और सेल को ऑर्गेनाइज करके रखता है। फंक्शनल जो सिगमेंट होता है डीएनए का उसे हम जीन कहते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट आपका इन आ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग। मैंने आपको बताया था ना कि जब सेल डिवाइड करता है तो उस केस में जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या बन जाती है, क्रोमोसोम बन जाती है। लेकिन कभी जिन केसेस में सेल डिवाइड नहीं करता वहाँ पर जो डीएनए है वो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, क्रोमेटिन की फॉर्म में, कि वहाँ पर आप का क्रोमोसोम नहीं बनेगा, डीएनए वो क्रोमेटिन मटेरियल की तरह ही पड़ा हुआ दिखेगा, ठीक है। और क्रोमेटिन क्या होता है, यहाँ पर क्रोमेटिन क्या होता है, एक विजिबल किसकी तरह होता है, एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, यहाँ पर ऐसे ही क्लस्टर में पड़े रहते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ठीक है, थ्रेड धागा होता है जो। फिर उसके बाद जैसे ही सेल डिवाइड होता है द क्रोमेटिन मटेरियल, अगर सेल डिवाइड हो जाता है फिर ये क्रोमेटिन मटेरियल क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है। ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्या है नेक्स्ट आपका
जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, प्ले अ सेंट्रल रोल इन द सेलुलर रिप्रोडक्शन। तो ये जो सेल के अंदर जो ये न्यूक्लियस स्पेरिकल स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होती है ना, वो हेल्प करती है सेलुलर रिप्रोडक्शन में। सेलुलर रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि जब सेल डिवाइड करते हैं, एक सेल से रिप्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे सेल्स के अंदर, ठीक है, एक सेल से यानी कि दो जो है न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं, उनमें जो है न्यूक्लियस हेल्प करते हैं, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच, जिसके अंदर क्या होता है, एक सिंगल सेल डिवाइड होगा और फॉर्म करेगा 2 न्यू सेल्स, और इसमें कौन हेल्प करता है, न्यूक्लियस हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद इट ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल पार्ट अलोंग विद द एनवायरनमेंट, और ये क्या है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे रोल जो है वो प्ले करता है। उसके बाद इन डिटरमाइनिंग द वे सेल विल डेवलप, एंड ये सब जो है सारी केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं ना सेल की, वो भी न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। उसके बाद कुछ जो ऑर्गेनाइज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया के बारे में आपने क्लास 8th में भी पढ़ा होगा। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि बिल्कुल टीनी होते हैं, जिनको आप अपनी अनएडेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको आप अपनी अनएडेड आई से नहीं देख सकते, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हो। ये तो मैंने आपको फिर भी बहुत बड़ा बना दिया, डॉट लाइक, तो आपको दिख रहा है। वो तो ऐसे होते हैं कि जिनको आप देख ही नहीं सकते, ठीक है। उन बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, जिन्हें हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है, कुछ भी उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं होती। इन प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। तो इनके केस में क्या होता है, कोई भी न्यूक्लियर रीजन नहीं होता, कोई न्यूक्लियर वॉल नहीं होती। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि सेल के बाहर जो होती है, यानी कि मैंने आपको बताया कि कैसे न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस के बाहर बताया ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इन केसेस में जो ये बैक्टीरिया होते हैं ना, जैसे कि प्रोकैरियोट्स, इनके अंदर वो न्यूक्लियर रीजन ही अब्सेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियर रीजन क्या हुआ, इनके अंदर अब्सेंट होता है, ठीक है। तो यही बोला गया है सच है कि कुछ जो होते हैं इन सम ऑर्गेनाइज्म, जैसे कि बैक्टीरिया, इनके अंदर जो सेल के अंदर न्यूक्लियर रीजन जो होता है मे बी पुअरली, ठीक है। किसकी वजह से, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती इनके अंदर, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो जो है प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होती, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलेगा। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, कि कौन से क्या प्रोकैरियोट या कौन से ऐसे ऑर्गेनाइज्म के अंदर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। तो इनके अंदर कुछ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं जिसे कि न्यूक्लियोइड कहा जाता है। सच ऑर्गेनाइज्म हुज सेल लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोट, जिनके अंदर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती न्यूक्लियस के बाहर, उसे कहा जाता है प्रोकैरियोट्स, ठीक है। ऑर्गेनाइज्म विद द सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट, और जिन ऑर्गेनाइज्म के बाहर यानी कि उनके न्यूक्लियस के बाहर अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उन्हें कहा जाता है यूकैरियोट्स, ठीक है। जिनके में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती उनके न्यूक्लियस के बाहर, तो उन्हें कहा जाता है प्रोकैरियोट्स, और जिनके में प्रेजेंट होती है उन्हें क्या कहा जाता है, यूकैरियोट्स, ठीक है, उन्हें कहा जाता है यूकैरियोट्स। उसके बाद है नेक्स्ट आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये नहीं, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, और दूसरा क्या नहीं होता, उनके अंदर जो है बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज भी अब्सेंट होती हैं, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं ना, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, कुछ प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया आते हैं उनके अंदर क्या होंगे, कोई भी सेल ऑर्गेनेली भी प्रेजेंट नहीं होती, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जो है वो अब्सेंट होती हैं, जैसे कि गोल्गी बॉडीज़, जिनके बारे में आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। वो किन में अब्सेंट होती है, प्रोकैरियोट में कोई भी यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली जो है प्रेजेंट नहीं होती, जैसे कि गोल्गी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है, ये सब जो हैं वो अब्सेंट होती हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो इसी वजह से जो इन ऑर्गेनली का फंक्शन होता है ना, तो जब इनके अंदर वो ऑर्गेनली नहीं है तो उनका फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, तो इन ऑर्गेनली का वो फंक्शन जो होता है वो परफॉर्म करते हैं साइटोप्लाज्म के कुछ पार्ट्स, जैसे कि जैसे ये जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है, मान लो आप, ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है, इसके अंदर क्या होते हैं कि जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, या उसके अंदर कुछ फोल्ड्स हो जाते हैं, ठीक है, जिसको क्रोमेटोफोर कहा जाता है। जैसे बाहर की मेम्ब्रेन मैंने बताया ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है फोल्ड हो जाती है, जिसे क्रोमेटोफोर कहा जाता है, ठीक है। और ये इस क्रोमेटोफोर के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल भरा होता है, क्लोरोफिल की हेल्प से वो अपना खाना फिर सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। इनके अंदर कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनली नहीं होती फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो फिर क्या होते हैं, इनके अंदर ही खुद की जो इनकी स्ट्रक्चर्स होती हैं वही जो हैं कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म जो है हम कर लेंगे, चलो आज ही साइटोप्लाज्म कर लेते हैं, उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। देखो साइटोप्लाज्म क्या होता है, व्हेन वी लुक एट द टेम्पररी माउंट्स ऑफ अनियन पिल, अगर हम वही अनियन पिल को फिर से हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, या फिर हम ह्यूमन चिक सेल्स को ऑब्जर्व करते हैं। ह्यूमन चिक सेल्स क्या हैं, आपके मुंह के अंदर के कुछ टिश्यूज़ होते हैं, उनको अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो हम अपने सेल की स्टडी कर सकते हैं कि हमारे अंदर सेल के स्ट्रक्चर क्या क्या होती हैं। तो हमें देखने को मिलता है एक लार्ज रीजन जहाँ पर क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन बाहर बाउंड होती है। तो मतलब क्या है, ये जो साइटोप्लाज्म है आपको ये लार्ज रीजन देखने को मिलता है, जिसके बाहर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको कि साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ये जो साइटोप्लाज्म होता है वो फ्लूइड कंटेंट होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी, ठीक है, और फिर यहाँ पर ये फ्लूइड कंटेंट, ये क्या है आपका साइटोप्लाज्म। फिर उसके बाद ईच ऑफ दिस ऑर्गेनली, और इसी के अंदर ना, इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनलीज होती हैं। ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर क्या होंगे आपके ऐसे कुछ ऐसे बनी हुई एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होंगी, कुछ ऐसे स्टैक्स में, ठीक है, ऐसे कुछ गोल्गी बॉडीज़ होंगी, ऐसे जो हैं बहुत सारी एंडोप्लाज्म बहुत सारी ऑर्गेनली प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जो फ्लूइड है ना साइटोप्लाज्म, उसी के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनली होती है। तो इट ऑल्सो कंटेन मैनी स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनली, और हर ऑर्गेनली का क्या होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है। और ये जो सेल ऑर्गेनली होती है वो किससे, उनके बाहर जो होती है मेम्ब्रेन होती है, ताकि दूसरी ऑर्गेनली से वो सेपरेट रह सके। जैसे कि अगर आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उसके बाहर भी मेम्ब्रेन होगी, कुछ गोल्गी बॉडीज़ है तो उसके बाहर भी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। हर कोई जो सेल ऑर्गेनली है इनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन। इन प्रोकैरियोट्स बिसाइड द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, आपको पता लग रहा है क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती तो कोई भी जो है न्यूक्लियर रीजन अच्छे से डिफाइन नहीं हो पाता, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, सब कुछ ऐसे इनका ओपन होता है, क्रोमोसोम बिल्कुल ऐसे ओपन होते हैं क्योंकि बाहर जो है मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली, और ये जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली होती है वो भी एब्सेंट होती है, मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोट के केस में। ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करते हो यूकैरियोटिक सेल्स की, तो उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सारी की सारी ऑर्गेनली जैसे कि गोल्गी बॉडीज, ठीक है, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारी जो है ऑर्गेनली प्रेजेंट होती हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ वायरसेस, और इनका जो इन मेम्ब्रेन्स का कि जो ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ना हर ऑर्गेनली के बाहर, इनका क्या फंक्शन होता है, क्या सिग्निफिकेंस होता है, वो एक एग्जांपल जो है वो वायरस के जरिए बताया गया है। जो वायरस होते हैं ना, जो वायरस होते हैं उनके अंदर भी कोई भी यानी कि उनके अंदर मेम्ब्रेन की कमी होती है, उनके अंदर भी उनकी सेल के अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनलीज होती हैं उनके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट नहीं होती, तो इस वजह से वो हैं अपनी लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं शो कर पाते हैं, मतलब वो लिविंग नहीं होते, लिविंग बींग नहीं होते। अगर वो क्या है अर्थ पर अगर पड़े हैं तो वो क्या है, लिविंग बींग नहीं होती। लेकिन जब भी वो किसी की बॉडी में चले जाते हैं, जैसे कि अगर आप कोविड-19 की ही बात कर लो, वो क्या वायरस है, ठीक है, अगर वो यहीं किसी सरफेस पर पड़ा है तो वो एक्टिव नहीं होगा, वो लिविंग नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब वो किसी की बॉडी में एंटर कर जाता है ना, किसी भी ह्यूमन की बॉडी में या किसी एनिमल्स की बॉडी में, जब ये एंटर कर जाते हैं तो ये लिविंग बीइंग बन जाते हैं, ठीक है, और लिविंग बीइंग बन जाते हैं और फिर उस बॉडी को ये क्या कर देते हैं, हार्म करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आज का आपका यहीं तक था टॉपिक और ये कवर हो चुका है, और इसमें भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।